एजुकेशन ही क्यों? एजुकेशन आपका माइंडसेट चेंज करता है, ठीक है, आपको एक्सपोजर देता है। बहुत सारे आपके पीछे जो 10-20 लोग जो आपकी वजह से इन्फ्लुएंस करता है कि वो पीस है जो आप कभी कभी कहते हो ना कि मेडिटेशन करते हो, आप ये करते हो तो मुझे पीसफुल फील। जिस तरीके से आज पोल्यूशन बढ़ रहा है, आपका बच्चा सोना तो नहीं फेंक रहा है, जहाँ पे भी मीथेन गैस जैसे सपोज यहाँ पे हुआ है तो इसके नीचे का जितना भी वाटर होगा उसको कंटामिनेट कर देगी वो, बल्कि गरीबों को ज्यादा इम्पैक्ट करती है। कोई बेरोजगार है, कोई डकैती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो ये ना कहें आपसे कि देखा वो भी कुछ नया करने गया था नहीं कर पाया। बात के समय में सबसे बड़ी चुनौती क्या फेस करनी पड़ी आपको? एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं कि जहाँ पे बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन जो हो वो थियोरेटिकली ना हो, हम एजुकेशन की सही भाषा सिखा पाए उन्हें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फेमस वॉइसेस में और मैं हूं आपका होस्ट दिलीप कुमार। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं शिवांगी दीक्षित जी, जो सुनीता सुमन फाउंडेशन नाम की एनजीओ के माध्यम से अनेक बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रही हैं। जहां बहुत से बच्चे आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपने सपनों से दूर हो जाते हैं, वहीं शिवांगी जी ने ठान लिया कि कोई भी बच्चा सिर्फ पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। आइए स्वागत करते हैं शिवांगी दीक्षित जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने संगठन के बारे में बताएं और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से आपने शुरुआत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से मुझे और मेरे संस्थान को बहुत सारे लोगों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। मेरा नाम शिवांगी दीक्षित है और मैं सुनीता सुमन शिक्षा एवं सेवा संस्थान की संस्थापक हूँ। हमने अपनी संस्था 2018 में स्टार्ट की थी और हमारा मकसद ये था कि हम ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सके और इसी मकसद से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और आज हम लोगों ने उसी मकसद से आज हम लोगों ने 3 बच्चों से स्टार्ट किया था। आज लगभग हमारे पास 200 से ज़्यादा बच्चे हैं जो हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। अच्छा, आपका यह एनजीओ शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली मैम? जब मैं मतलब प्रिपरेशन कर रही थी लखनऊ में, तो एक एनजीओ था जहाँ पे मैं सैटरडे संडे पढ़ाने मतलब जाती थी। तो वो एनजीओ का जो है बहुत स्टार्टिंग फेज था उस एनजीओ का। तो जब मैं वहाँ पे जाती थी तो मैंने बहुत मतलब अपने सामने ही बहुत विजुअल चेंजेस देखे बच्चों में कि वो बच्चे पहले आना नहीं चाहते थे, फिर धीमे धीमे उन्हीं बच्चों का राइट टू एजुकेशन के थ्रू जो है एक अच्छे स्कूलों में एडमिशन हो पाया। तो उस चीज़ ने मतलब मेरे जो बिलीफ सिस्टम है मेरा उसको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग किया और मुझे मतलब खुद पे बिलीव हुआ कि अगर लोग वाकई में चेंज करना चाहते हैं तो होता तो है चेंज। पर चेंज की शुरुआत अगर आप चाहते हो तो आप ही को करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो विज़न है वो आपके अंदर है। अगर दूसरा आपको तभी सपोर्ट करेगा जब आप उसको दिखाओगे और आपको दिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ करना चाहते हो, चेंज वाकई में कुछ लाना चाहते हो, तो पहले आप उस चेंज का हिस्सा बनिए, तभी फिर आप दूसरों से जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो एक ऐसा इवेंट था जिससे मुझे लगा कि हाँ मतलब हम अगर आगे ऐसा कुछ करती हूँ, उस टाइम पे ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था कि आगे चल के एनजीओ, लेकिन हाँ लगा ज़रूर था एक मतलब आगे से एक अंदर से एक आवाज़ तो आई थी कि आगे अगर ऐसा करते हैं तो हाँ मतलब कर सकते हैं अगर चाहेंगे। तो शिक्षा को क्यों चुना आपने? एजुकेशन ही क्यों? मतलब एजुकेशन से ही आप एक्चुअली चेंज ला सकते हैं। आप एजुकेशन से एक इंसान को नहीं मतलब एजुकेट करते हैं, आप उसकी एक तो पूरा आने वाली जनरेशन की आप फाइनेंशियल स्टेट अच्छी कर सकते हो। दूसरा जो माइंडसेट होता है, हो सकता कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हो पर वो नहीं पढ़ा पा रहा हो किसी कारण से, पर उसका बच्चा पढ़ेगा तो उसके आगे आने वाली जनरेशन जो भी होगी उसको वो चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी जो उसने खुद ने फेस की होगी। तो आपने एक बच्चे को एजुकेट करके, आपको लगता है कि आपने एक बच्चे को एजुकेट किया, पर एक्चुअली में आपने उसकी जनरेशन को भी चेंज किया। और अगर सोसाइटी में लोग पढ़ेंगे, अवेयर होंगे, तो सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक कोई अगर बेरोजगार है, कोई डकैती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब
रिसोर्सेज ना होने की वजह से, बिल्कुल सही है। मतलब माइंडसेट होना एक डिफरेंट थिंग है, बट रिसोर्सेज ना होने की वजह से जो लोग ढकेल दिए जाते हैं, तो एटलीस्ट आप कुछ लोगों को तो बचा पाए ना। तो वो एक चीज़ होती है। और एजुकेशन का मतलब जो होता है, एजुकेशन से क्या है कि आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों की फाइनेंशियल स्टेट अच्छे कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ चेंज कर रहे हैं। मेंटली स्टेटस भी हाँ, चेंज होता है। मेंटली स्टेटस भी चेंज कर रहे हैं, आप उन्हें उन बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस दे रहे हैं जो पहले नहीं मिल पाता था। और बहुत बेसिक चीज़ है, वो ट्रैवल कर सकते हैं, वो दुनिया देख सकते हैं, दुनिया देखते हैं तो आपके अंदर खुद बदलाव आता है, मतलब ये भी एक चेंज होती है। आप बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस कर पाते हो, तो आप काफ़ी लोगों की ज़िंदगी मतलब काफ़ी स्तर पे चेंज कर सकते हो। उसके पैरामीटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, सिर्फ एक ही पैरामीटर नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल चेंज कर रहे हैं आप। अच्छा मैम, लड़कों को तो पढ़ना ही चाहिए, हाँ, और लड़कियों के पढ़ने को लेकर के आपका क्या विज़न है? मतलब क्या सोचती हैं कि हाँ उन्हें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा? सर मैं तो जेंडर को एजुकेशन से नहीं मानती, मुझे लगता है दोनों को ही पढ़ना दोनों को चाहिए। ही पढ़ना चाहिए। हाँ, दोनों को ही पढ़ना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। दोनों को ही जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिवाइड होने चाहिए। ना लड़कों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ना लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन तो होता है ना समाज में। नहीं होता तो है, बट मतलब मैं एक मतलब आपके उस मतलब कि आइडियल केस में कह रही हूँ। हाँ, लेकिन ये है, अगर मतलब मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करूँ मतलब, तो ये है कि हाँ, लड़कियों को तो अब अपने लिए करना है भैया। हाँ, फाइट करनी पड़ेगी अपने लिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। उन्हें प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें अपनी प्लेस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपने लिए नहीं आगे बढ़ेंगी तो आगे अगर वो खुद नहीं सोचती है ना कि मुझे पढ़ना है, आगे कुछ करना है, तो फिर उनके लिए कोई और भी कोई स्टैंड नहीं ले सकता। अच्छा, जब तक आप वो ये खुद मानती स्टैंड हैं कि लड़कियों को पढ़ना, जब वो पढ़ती हैं तो उन्हें ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लड़कों की अपेक्षा? हाँ, ये बात तो है। ये चीज़ है कि लड़कियों को ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इन कंपेयर टू बॉयज़। हम अपने यहाँ ही देखते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट जो भी लड़की हमारे यहाँ 8-9 साल तक की होती है, उसको उतना हाउस होल्ड का जो भी काम होता है, जो क्योर्स होता हाँ, है, वो करना पड़ता है। नहीं होता है। लेकिन आगे चल के जैसे ही वो 10 साल की होती है या 11 साल की होती है, कुछ बच्चों को तो बहुत छोटे से ही करना पड़ता है, पर जैसे ही हम देखते हैं 9-10 साल की होती है, तो उसके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब उसको घर का काम भी देखना है, उसको स्कूल भी जाना है, उसको लाइक कोई ट्यूशन पढ़ रहा है या कोई एनजीओ आ रहा है वो भी करना है, घर जाके होमवर्क भी करना है, एग्जाम्स पे भी फोकस करना है। वहीं लड़कों के ऊपर, भले वो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटा से बिलोंग करते हो, उनके ऊपर उस तरीके का वर्डन नहीं होता। तो आप ये देखेंगे नीचे से लेके ऊपर तक चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस हैं, अलग हर तरीके के चैलेंजेस हैं। अच्छा, आपके संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या विजन है आगे के लिए? हम एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं कि जहाँ पे बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन जो हो वो थियोरेटिकली ना हो, अच्छा, वो practically एक्चुअली प्रैक्टिकली भी हो। कि वो जब 12th के बाद निकले, किसी चीज़ के बाद निकले, तो उनके बेसिक्स इस तरीके से क्लियर हों कि वो अपने लिए सिर्फ कुछ चीज़ें ना चुने कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में जाना है या मुझे सिर्फ इसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। मतलब सेट ऑफ नॉलेज से मैं सिर्फ इसी पर्टिकुलर फील्ड में, मैं चाहती हूँ उनके लिए डिफरेंट जॉनर खुले उनके लिए, वो रिसर्च में भी जाएं। आप देखिए हमारे यहाँ कितने बच्चे रिसर्च में जाते हैं, कितने बच्चे हैं जो इसरो में जाते हैं, कितने बच्चे सपना देखते हैं कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। आप किसी भी स्कूल में जाइए, पूछिए कि कितने बच्चों ने सपना देखा होगा कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। क्यों नहीं देख पा रहे हो ये सपना? क्यों नहीं देख पा रहे? छोटे में भले आप पूछ लेंगे, बट 10-12 के बच्चों से आप पूछिए। मैं कहती हूँ बचपन में आप 4th-5th के बच्चों से पूछेंगे, वो जरूर कह देंगे हाँ मुझे साइंटिस्ट बनना है। पर 10-12 के बच्चे जो प्रैक्टिकली उनको पता होता है कि अब मुझे अपने लिए एक फील्ड चूज करनी है, आप उनसे पूछिए। कितने लोग कहते हैं कि नहीं मैं अब रिसर्च में जाना, या तो वो कहेंगे मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस के लिए जाना चाहता हूँ। कितने लोग कहते हैं आपसे कि नहीं मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। ये तो मैंने बहुत नोटिस किया है कि जब तक आप, जैसे कि मैं ही आपको मान लीजिए कि जब हम छोटे होते हैं, जब टीचर पूछ रहे होते हैं बेटा क्या बनोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, जिससे जैसे क्लास बढ़ती जाती है ना, हम लोग के सपने और डिक्रीज होते जाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हम फिर अपनी जो मतलब हम अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग फिर अपने लिए डिसाइड करने लगते हैं कि हाँ मतलब जो मुझे आता है उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए नॉलेज की कमी है। हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है जिसे आप पूरा कर रही हैं। हाँ एग्जैक्टली, हम चाहते हैं कि बच्चे इन चीज़ों का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक में पढ़ लिया,
कभी मैं भी जैसे स्कूल में पढ़ी, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मेरे स्कूल्स में बहुत बुरा पढ़ाया गया है, सही पढ़ाया गया, तभी शायद मैं आगे कुछ सीख पाई। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कोई मैं जैसे 6 का जाके अभी भी जब मैंने स्टार्ट किया पढ़ती, तो मैं सोच इतनी बेसिक चीज़ है, क्यों नहीं समझ पाए हम उस टाइम, क्यों नहीं समझा पाए। 6 में था तो 6 में समझ में आना हाँ, चाहिए ये था। बात तो सही है। अभी भी अब जब मैं खुद उन चीज़ों को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो लगता है कि यार ये तो बहुत ईजी था यार, ये उस समय क्यों नहीं आया मुझे। आपको मैं बहुत ही एक चीज़ बताती हूँ, जब मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब वो जब हम ज्योग्राफी पढ़ते थे, हाँ। तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे पूरे 6th क्लास में यही लगता रहा कि कैंसर को एक लाइन होती है जिसमें होती है, और मैं डर के मारे अपने टीचर से भी नहीं पूछ पाती थी, और शायद टीचर ने भी समझाया होगा, मैं टीचर पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, उन्होंने भी समझाया होगा, पर वो उस तरीके से क्लियर नहीं कर पाए कि मैं मतलब एकदम समझ पाती कि ये क्या होता है। कि वो विजनरी लाइन होती हाँ, है, हाँ, इमेजरी लाइन होती है वो पूरी। ये लगभग मेरे साथ मतलब चला नहीं, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। मैं सोचता था कि यार कहीं से जाती तो है लाइन, ये लाइन जाती, लेकिन कहाँ जाती है, कहाँ जाती है। तो ये बेसिक चीज़ें होती है। मैं नहीं चाहती कि बच्चे इन चीज़ों को फेस करें, और जब वो किसी कंपटीशन की या किसी चीज़ की तैयारी करें तो उनकी लाइफ का, अगर उन्होंने 2 साल लिया तो 2 साल से बेसिक कंप्लीट करने में चला गया। ये नहीं चाहती मैं कि लाइफ में वो चीज़ें फोकस कराए वो उन्हीं चीज़ों पर। दूसरा एक ऐसा स्पेस, तो मैं साथ में मैं ना इन्वायरमेंट में चाहती हूँ कि बच्चे ना वेस्ट मैनेजमेंट भी सीखें। जिस तरीके से आज पोल्यूशन बढ़ रहा है या जो भी हो रहा है, मैं चाह रही हूँ कि घर से सीखें, वो बहुत बेसिक चीज़ सीखें। गीला कचरा सूखा कचरा अलग करना, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे ही सीख के अपने पेरेंट्स को चेंज कर सकते हैं। हाँ मैम, आजकल एक डिबेट बड़ी चली है कि सिविक सेंस वाली। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये सभी बच्चों को आना चाहिए कि अगर आप कि इतना सिविक सेंस आपके अंदर होना चाहिए कि अगर आप कोई कचरा आपके हाथ में है तो वो डस्टबिन तक ही जाना चाहिए, ये नहीं कि आप कहीं और फेंक दें। तो एक सर बेसिक चीजें होनी चाहिए। सर लेकिन एक चीज़ है ना, आपके घर में सोना भी है, आपके घर में आप एक रैपर भी है। आपका बच्चा सोना तो नहीं फेंक रहा है, बचपन में भले फेंक देता हो, पर रैपर क्यों फेंक रहा है? क्योंकि आप उसे नहीं सिखा पाए ना। उसको आपको सिखाई ये वैल्यूएबल है, इसको ठीक तरीके से रखना है, इसको नहीं फेंकते बेटा, इसको ये चीज़ रखते हैं, आप नहीं सिखा पाए। आपको पता है जब आप कोई गीला कचरा इन द सेंस जो भी आप खाते पीते हो जो डिकम्पोज हो जाता है, उसको गीला कचरा, जब आप उसको किसी भी डंपिंग यार्ड पे भेजते हैं, फेंकते हैं आप उसको, और उससे मीथेन गैस जो है मतलब हाँ, उससे वो जो produce होती है। और वो जहाँ पे भी मीथेन गैस, जैसे सपोज यहाँ पे हुआ है, तो इसके नीचे का जितना भी वाटर होगा उसको कंटामिनेट कर देगी वो। इन्वायरमेंट के लिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे थोड़ा सजग हो, वो समझे कि हमें जहाँ पे रहना है, जिस अर्थ पे रहना है, उसके लिए हमारे मन में उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी होनी चाहिए। एग्जैक्टली मैं यही वर्ड यूज़ करना चाहती हूँ। अवेयरनेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सब हमदर्दी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे यहीं रहना है तो मुझे इसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो आगे जाके कोई और सफ़र नहीं करेगा, आप ही सफ़र करोगे। हाँ, जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो अगर उन बच्चों में कैसे जापान के बच्चे सीख रहे हैं, कैसे उनको पता है, उनके यहाँ आप देखिए फायर ड्रिल्स होती हैं, कैसे उन्हें पता है कि हमें ये चीज़ यहाँ फेंकनी है, ये चीज़ यहाँ फेंकनी है। रिसाइकलिंग बिन होते हैं, आप देखिए, आप कहीं कचरा फेंक दीजिए, आपके घर में नोटिस आ जाएगा, आपको पेनल्टी देनी हाँ, पड़ेगी। इंदौर में ये शुरू भी हो गया। हाँ, इंदौर तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बल्कि इंदौर में मतलब इंदौर तो ड्राई वेस्ट को पूरी तरीके से रिसाइकिल कर देता है। कभी कभी मैंने रील्स देखी है, एक रील मैंने देखी थी, किसी ने कार्ड फेंका हुआ था, उस कार्ड पे नाम लिखा हुआ था उनका, उससे वो घर पे पहुंच गए थे, उनके घर पे पहुंच गए थे। पर आप सोचिए कि क्यों आप ये चीज़ क्यों नहीं समझ पा रहे कि ये आपके लिए है, ये किसी के लिए नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है कि कोई अमीर है गरीब है, इसका ये है कि हवा वही है, जितना आपको इम्पैक्ट करेगी उतना, बल्कि गरीबों को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कोई भी चीज़। क्योंकि आप अपने घर में फिल्टर लगा सकते हैं, एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, वो नहीं लगा सकते, तो एक्चुअली उनके ऊपर इम्पैक्ट आपसे ज़्यादा पड़ रहा है, आपके ऊपर कम पड़ रहा है। हर किसी की जिम्मेदारी है। अगर आप बच्चों को स्टार्टिंग से सिखाएंगे, उनको बताएंगे कि कैसे हम ये रिसाइकिल कर सकते हैं, इसका एनवायरनमेंट में खाद या मतलब वही कंपोस्ट बना के कैसे जाना ज़रूरी है, वो अगर सीखेंगे तो क्यों नहीं हो पाएगा। अगर वो बचपन से इतनी चीज़ें सीख सकते हैं तो एक चीज़ ऐड ऑन होने में क्या है, लाइफ का इतना सब कुछ तो सीख ही रहे हैं ना, एक चीज़ और सीख लेंगे क्या है। अच्छा मैम, आपने अभी तक कितने बच्चों को एजुकेट किया है?
लगभग सर अभी तो हमारे पास 200 बच्चे हैं, 200 प्लस ही हैं। अच्छा। और लेकिन अगर आप 2018 में हमने संस्थान शुरू किया था, अगर 2018 से हम 2026 तक का देखते हैं तो लगभग 400 प्लस बच्चों को हमने एजुकेट किया है। और अभी हम लोगों ने एक चीज़ और स्टार्ट करी है, हमारे जो बच्चे निकल चुके हैं, पुराने बैचेस के जो बच्चे हैं और जो लोग एसएससी में इंटरेस्टेड हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे एनजीओ में एक सर पढ़ाते थे, उनका नाम मतलब निखिल तिवारी था। अच्छा। वो उन्होंने अंडर 30 रैंक थी उनकी एसएससी सीजीएल में। बहुत बड़ी और बात हाँ जी, और वो दिल्ली में इनकम टैक्स ऑफिसर भी हैं। तो वो और एक अभिनव है और मनीष सर करके हैं, तो वो सारे लोग जो है अभी बच्चों को जो मतलब है काफी सपोर्ट किया है आपका लोगों ने। हाँ, और अब वो लोग जो है एसएससी के लिए जो बच्चे कोई कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, वो लोग प्रॉपर उनको जो है गाइड कर रहे हैं। निखिल गाइड करते हैं और एक दो जो टीचर हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी मतलब वो एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। बाकी मतलब निखिल मंथली जब भी उनका छुट्टी होता है आते हैं वो तो फिजिकली भी मतलब डाउट क्लासेस लेते हैं। बाकी एक हम लोगों ने मतलब उन्होंने एक टाइमिंग डिसाइड किया हुआ है, उसमें आप अपने डाउट डाल दीजिए। अच्छा। उसके बाद वो ऑनलाइन लेके वो डाउट्स क्लियर कर देते हैं और हर दिन के लिए एक टारगेट बनाते हैं। हाँ, इस तरीके से। मैम, आपके साथ में किन लोगों ने आपका साथ दिया एनजीओ शुरू करने में? सर स्टार्टिंग से ही सर मैं अंकित गुप्ता जो है फ्रॉम द मतलब फर्स्ट डे से ही उन्होंने जो है एनजीओ में जब मेरे विचार आया कि हमें मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, तो जो पहले पर्सन थे जो मतलब इस एम से जुड़े वो अंकित गुप्ता थे। और उनका भी शायद कहीं ना कहीं एम रहा होगा, इसीलिए शायद वो जुड़े। और फ्रॉम द फर्स्ट डे जो है उन्होंने मतलब जितना शायद मैं कहूँगी कि मतलब एक कहने के लिए कि जब मेरा जितना भी कंट्रीब्यूशन था उतना ही उनका भी कंट्रीब्यूशन था। पर अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर जो है हमने मतलब अंकित की हेल्थ इश्यूज़ की वजह से डेथ हो गई, तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। और बट कोई बात नहीं, मेरे हाँ। ख्याल से कि अभी पर जब वो ऊपर से देख रहे होंगे तो आपको इस एनजीओ को जितना वो सक्सेस मिल रहा है ना, वो खुशी होंगे। और बाकी दीपक राजपूत है और शिवम सेंगर है जो मतलब अंकित के बाद जो दूसरे तीसरे लोग थे या जिनसे जो लोग जुड़े, तो लोगों के जुड़ने से बहुत आसानी हो जाती है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। और उसके बाद तो फिर टीम बनती चली गई। और शायद मेरी मतलब एनजीओ की टीम की वजह से ही कि जो लोग भी स्टार्टिंग से जुड़े, जो शायद मुझे उतने अच्छे से जानते भी नहीं थे, फिर भी वो आके मतलब उन्होंने देखा कि हाँ कोई पढ़ा रहा है। कभी क्या ऐसा हुआ कि कुछ मैंने शायद 20 दिन ही वहाँ पे स्टार्ट किया हुआ था, फिर भी उन्हें पता चला तो वो आ गए। तो इतना ट्रस्ट उन्होंने मतलब मुझ पे किया और स्टार्टिंग से ही। ये बहुत बड़ी बात हाँ जी, हाँ जी। तो उन लोगों के बिना ये शायद पॉसिबल नहीं होता। मतलब भले मतलब ऐसा होता है कि वो क्रेडिट लेने के लिए शायद मैं कह सकती हूँ एक बात, एक फेस है शायद मेरा, बट एक्चुअली जितना मुझे क्रेडिट दिया जाता है उतना उन्हें भी दिया जाना चाहिए। और शायद मुझसे भी थोड़ा ज़्यादा दिया जाना चाहिए उन लोगों को, उनके बिना शायद यहाँ तक आना पॉसिबल नहीं होता। वैसे आपने बता करके पैसे ही क्रेडिट दे दिया है उन्हें, और ये अच्छी बात है कि आप कम से कम अपने जितने भी लोग हैं उन्हें लेकर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम, आप किस कंडीशन में रहने वाले बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं अपनी क्लासेस में? सर हम लोग फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसको ही हम लोग प्रायोरिटी देते हैं कि मतलब जो लोग ज़रूरतमंद हैं या जो लोग किसी कारण से अपने बच्चों को मतलब अच्छे स्कूल्स में नहीं भेज पा रहे हैं या ट्यूशन्स नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोग मतलब ऐसे ही लोग बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं। मतलब ऑन फाइनेंशियल कंडीशन पे? हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन किसी भी तरीके से मतलब और कुछ मतलब और कोई पैरामीटर नहीं है। अच्छा। हाँ, सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन। अच्छा, शुरुआत के समय में सबसे बड़ी चुनौती क्या फेस करनी पड़ी आपको? सर मतलब और भी बहुत सारी मतलब चुनौतियां होती हैं कि आप जो सबसे सोसाइटी। लगा हुआ कि यार हाँ। ये बहुत टफ था मुझे। हाँ, ये सबसे टफ लगा था बच्चों को लाना, बच्चों को लाना। एनजीओ तक। हाँ, वो सबसे टफ था क्योंकि आप मेनली उन्हीं के लिए काम कर रहे थे और उन्हीं को नहीं लेके आ पा रहे थे, तो उससे ज़्यादा टफ तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हाँ ठीक है, सबसे ज़्यादा टफ यही था। फिर ये बच्चे आने लगे तो उन्होंने बहुत चीज़ें आसान कर दी। अच्छा, कभी ऐसा आपका समय आया कि जब आपको लगा हो कि यार अब बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, या आपको लगा कि अब क्विट कर देना चाहिए?
नहीं नहीं सर, अभी तक तो एक बार भी ऐसा नहीं लगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं, हम जो स्टार्टिंग में करना चाहते थे और हमें लगता है कि नहीं, हम लोग इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, या इसके लिए ये रिसोर्सेज चाहिए जो हमारे पास नहीं है, उन चीज़ों के लिए तो कभी कभी लगा। पर नहीं, ऐसा तो नहीं लगा कि क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि वही मैं कह रही हूँ कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो थी वो बच्चे थे। बच्चे आते थे, रेगुलरली आते थे, भले वो स्टार्टिंग में कम आते हो ज़्यादा आते हो। जब उनमें कंसिस्टेंसी आ गई तो हमें लगा कि जब ये हमें जानते नहीं है, इनका कोई एम नहीं है, ऐसा कुछ ये सोच के नहीं आए कि हमें इन्हीं से पढ़ना, जब ये हम पे बिलीव करके आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं खुद पे बिलीव कर रहे हैं। मतलब एक थर्ड पर्सन को हमने बिलीव दिला दिया है कि नहीं, आप आएंगे तो कुछ हो सकता है बदलाव, और आप खुद ही पीछे हट रहे हो, तो वो ऐसा नहीं है। दूसरा सर, टीम हमारी जो थी, अच्छा, वो मुझे लगता है कि अगर वो लोग नहीं होते तो शायद एक बार ऐसा लगता, पर जो टीम हमें मिली, मतलब मैं ये भगवान को बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी इसके लिए कि जो टीम मिली वो इतनी हार्ड वर्किंग तो थी, लेकिन इतनी पॉजिटिव थी कि उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई। चलिए, अच्छी और बात है। हाँ, और उनका बिल्कुल सेम हमारी फ्रिक्वेंसी मैच करती थी, जो मेरा एम था वही उनका एम था, तो ऐसे करके आसान हो गई चीज़ें। अच्छा मैम, फंडिंग और संसाधनों की बात करें तो किस तरह से आपने मैनेज किया सर स्टार्टिंग में तो और अभी भी कैसे कर रही हैं? जी हाँ जी मैडम। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा था सर कि हम जैसे कि मतलब फंडिंग पहले तो जैसे हमारे जो फ्रेंड्स होते थे तो जो अर्न कर रहे हैं या जिनसे हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, तो स्टार्टिंग में तो हम उनसे ही कहते थे कि हमें इस चीज़ की नीड है कि आप कर पाओगे, या जो लोग हमें अच्छे से जानते थे वो लोग करते थे। फिर धीमे धीमे जब थोड़ा थोड़ा एनजीओ हम लोग इवेंट करने लगे, जाने लगे, जब लोगों की थोड़ा नज़र में आने लगे तो बहुत सारे लोग एनजीओ आने लगे, वो लोग कहने लगे कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, उससे भी थोड़ा ईजी हुआ। और बाकी फिर हमें 2 साल से CSR फंडिंग मिलना स्टार्ट हो गई है, चलो, अच्छी क्योंकि बात। हमारा एनजीओ 1280G जो है, मतलब हमने सर्टिफिकेट जो है ले लिया है, मतलब हमें मिल गया है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद हमने CSR फंडिंग, तो थोड़ा ईजी अब थोड़ा ईजी हो गया है कि हम लोग एनजीओ को थोड़ा और ग्रो कर पा रहे हैं, चलिए, अच्छी थोड़ा और बात है। एक्सपेंड कर पा रहे हैं। हाँ, इस तरीके से। अच्छा, क्या कोई ऐसी कहानी है किसी बच्चे की जिसने आपको एक इमोशनल एक सपोर्ट किया हो या फिर थोड़ा इफेक्ट किया हो कि मुझे इन बच्चों के लिए कुछ तो करना है? हाँ जी, ऐसे ऐसे तो हर बच्चा ही की कहानी है, लेकिन अगर मैं आपको शेयर करूं तो ऐसे 2-3 बच्चे तो हैं। जैसे हमारे एनजीओ में एक माधव है, वो 2018 से हमारे साथ आता था, जब उसने अच्छा। 12th पास किया। अभी वो एसएससी की तैयारी कर रहा है, जो कि मैंने आपको बताया कि भी अच्छा। निखिल सर के अंडर में ही कर रहा है, और एनजीओ में इंग्लिश पढ़ाने भी आता है, बहुत बढ़िया। तो अभी वो पढ़ाता है। तो हमें लगा कि हमने ही इस बच्चे को पढ़ाया, और वो वहीं रहता है, अपना पढ़ भी रहा है और साथ में अभी वो पढ़ाने भी आता है। बीएससी सेकंड ईयर में है, साथ में अपनी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, और 1 घंटा अपना बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने आता है। दूसरा एक हमारे यहाँ एनजीओ में थी, पुष्पा नाम है उनका, अब कभी मिलिएगा, आपको चांस मिले। अच्छा। हाँ, हमें नहीं, पक्का, स्टार्टिंग मैं पक्का एक बार विजिट तो करूंगा मैं। हाँ जी, हमें उन्हें स्टार्टिंग में ये था कि हम उन्हें घर से पकड़ के लाते थे कि आप आते क्यों नहीं हो, या उनके पेरेंट्स से शिकायत करते थे, हम उन्हें पकड़ के लाते थे। अभी पुष्पा का ये है कि वो एनजीओ से तो हम, क्योंकि 10th तक के बच्चों को ही मतलब पढ़ाते हैं अपने यहाँ, और 10th के बाद हम लोग हाँ ये कर देते हैं कि बच्चों के पास ट्यूशन्स नहीं है तो हम लोग टीचर से बात करके सपोर्ट कर लेते हैं। और बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो वाकई में, मतलब हम लोग जब उन्हें बताते हैं एनजीओ के बारे में कि सर ये पढ़ना चाहती है, तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो मतलब उनकी फीस भी माफ़ कर देते हैं। जैसे सरवण सर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ, और शिवम सर हैं, मतलब केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और भी बहुत सारे सर हैं जो मतलब अगर हम उन्हें बताते हैं कैसा है तो वो या तो थोड़ा कम कर देते हैं या कभी कभी माफ़ ही कर देते हैं। तो ये अच्छी हाँ, बात है। और अभी पुष्पा का ये है कि अभी वो है तो 12th में, हम नहीं पढ़ाते, फिर भी हमारे यहाँ जो टीचर हैं जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, तो उन टीचर्स को वो फ़ोन करके कि नहीं सर, मुझे संडे को 1 घंटे आप पढ़ाइए, मुझे इन टॉपिक्स पे प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा। हाँ, अब मतलब पहले हम पुष्पा को पकड़ते थे, अब टीचर्स को पुष्पा पकड़ने लगी, बहुत अच्छी तो बात वाली है। चीज़ है। और ये ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात हाँ है जी। जो आपने अभी तक किया है। हाँ जी, और एक बच्चे के बारे में मैं ज़रूर मतलब मेंशन करूँगी, पलक एक बच्ची है, वो हमारे एनजीओ में ही पढ़ के पास हुई हैं। उनके फादर मोमो और बतासे के जो है, मतलब ठिलिया, मतलब स्ट्रीट फूड में मतलब जो आता है वो लगाते हैं, business ठिलिया, करते हैं, हाँ ठीक है। बिजनेस करते हैं वो। और वो सुबह उठती हैं, वो पहले अपने फादर की हेल्प करती हैं, उसके बाद कॉलेज जाती हैं, साथ में एसएससी की प्रिपरेशन वो भी कर रही हैं।
जो मैंने बताया आपको टीचर्स के थ्रू, वो भी कर रही हैं और आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही हैं। बहुत ठीक है, इस सब के बावजूद मतलब उसने अपनी सारे कंडीशंस को पीछे छोड़ दिया। कोई बहाना नहीं है किसी तरीके का, उसने कुछ भी लाइफ को चांस ही नहीं दिया ये कहने का कि नहीं मैं इसलिए नहीं कर पाई, इसलिए नहीं कर पाई। वो अपना पूरा हार्ड वर्क कर रही अच्छा, है। जब आप बच्चों को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखती हैं ना, सफल होते हुए देखती हैं, तो कैसा महसूस होता है? सर प्राउड ही होता होगा। प्राउड तो होता है सर। मुझे लगता है कि वो पीस है जो आप कभी कभी कहते हो ना कि मेडिटेशन करते हो आप, ये करते हो तो मुझे पीसफुल फील हुआ। मुझे लगता है मुझे वही पीस जो मिलता है मुझे, कि हाँ मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा पीस नहीं मिल सकता मुझे इनकी सक्सेस को देखकर। मतलब इनकी सक्सेस को देखकर इस तरीके का पीस मुझे मतलब उनसे मिलता है। हाँ जी। अच्छा, आपके काम से बच्चों और उनके परिवारों की जिंदगी में क्या बदलाव आया आपके हिसाब से? अब सर बच्चों में तो जो दिख रहा है, हाँ जो फैमिलीज हैं, परिवार हैं, उनमें भी कुछ मेंटली कुछ चेंज आया है? उनकी सोचने की जो पहले उनकी कंडीशंस थी या फिर जो सोचने का तरीका था बच्चों को लेकर के, क्या वो चेंज हुआ है? हाँ जी सर, हुआ है, चेंज हुआ है। पढ़ाई के साथ साथ हम लोग सर जैसे नुक्कड़ नाटक करवाते थे, अच्छा। तो हम लोग स्ट्रीट प्ले करवाते हैं। कभी कभी हम लोग जैसे स्टेशन पे करवाते हैं। बहुत बार स्टेशंस के ही जो आरपीएफ सर हैं वो लोग ही उनको कोई अवेयरनेस कैंप करवाना है तो वो हमसे कहते हैं कि आप लोग नुक्कड़ नाटक परफॉर्म कर सकते हैं क्या हमारे लिए। अच्छा। हाँ, तो हम लोग करवाते हैं। तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि पढ़ाई के लिए तो फिर भी हम एक बार कन्विंस कर पा रहे थे, पर कई बार पेरेंट्स कहते थे कि नहीं हमारे बच्चे मतलब ऐसे नहीं स्ट्रीट पे प्ले करेंगे। पर फिर उन्हें वो भी बदलाव हो गया। अब वो प्राउडली बताते हैं, मैम हमारे बच्चे को भी थोड़ा लेके जाया करिए, ये थोड़ा कम बोलता है, ये भी जाएगा तो थोड़ा बोलना स्टार्ट हाँ कर भाई, देगा। एक्सट्रोवर्ट थोड़ा होना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब कि पब्लिक स्पीकिंग और ये सब जो सीख रहे हैं, आप सोचिए कि 1000 लोगों के सामने या 200 लोगों के सामने कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है आपका। अभी 1000 लोगों का तो खैर ऑडियंस नहीं मिला है, मैं पर 100-200 लोगों के सामने जब वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनके मन में कोई एजिटेशन ये भी नहीं बहुत है। बड़ी बात है। हाँ, और वो अपनी बात कह पा रहे हैं, परफॉर्म कर पा रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस से परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो वो जो स्किल उनमें डेवलप हो रहा है। तो वो पहले पेरेंट्स को जो लगता था कि उन्हें शायद शर्म लगती होगी कि नहीं मेरे बच्चे को ऐसे मत करो, बट अब उन्हें वो लगता है कि नहीं नहीं मेरे बच्चे को भी आप ये सिखाइए। प्राउड लगता है। और रिस्पेक्ट बहुत मतलब एक चीज़ है कि हम लोग कहीं भी मिल जाते हैं, जब कभी जाते हैं तो जो स्टार्टिंग में हमें नहीं फील होता था कि हमारे काम को रिस्पेक्ट मिलती है, बट अब मिलती है। अब हमें हमारी वैल्यू समझने लगे, उनको समझ में आना लगा है। मैम, आपके पास कोई ऐसी खास सफलता की कहानी है बच्चे की, किसी बच्चे की, जिसे आप साझा करना चाहते हो? हाँ सर, जैसे गरिमा है। हाँ, गरिमा हमारे एनजीओ में ही पढ़ती हैं। अभी वो एलडीएच स्कूल में हम लोगों ने उनका मतलब एलडीएच स्कूल में एक सर हैं, जय सर, मुंबई में रहते हैं, उन्होंने उनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर किया हुआ है। अच्छा। हाँ जी, वो करना चाहते थे तो उन्होंने बोला था कि हमें एक ऐसा बच्चा आप बताइए जो मतलब काफ़ी जो आपको लगता है कि अगर मैं उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर करता हूँ तो वो परफॉर्म कर पाएगी। और गरिमा जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, टॉप 3 में वहाँ पे आती हैं। अच्छा। लगभग 200-250 की स्ट्रेंथ है एलडीएच में, जैसे सारे सेक्शंस को मिला के उसके टॉप 3 में आती हैं और बहुत ही सिंसियर बच्ची है। तो मुझे मतलब हाँ, गरिमा जो है, गरिमा के मतलब स्टोरी हम जरूर शेयर करना चाहेंगे। तो गरिमा जी देख रही होंगी तो प्राउड फील कर रही होगी। जी, उनका नाम गरिमा राठौर है पूरा नाम। जैसे कि आज के युवाओं को आप अगर आप कोई संदेश देना चाहती हैं तो वो जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो उनसे सिर्फ इतना कहूँगी कि आप अपनी चीज़ों को प्रूव करने में टाइम वेस्ट मत करिए दूसरों को, कि मैं ये जो करना चाह रहा हूँ ये मीनिंगफुल है, इससे ये होगा। आप करिए, मीनिंगफुल है या नहीं है, आप बर्थफुल है कि नहीं है, ये इन चीज़ों को मत शुरू कीजिए। आप शुरू कीजिए और खुद पे बिलीव करिए और हार्ड वर्क करिए, और कंसिस्टेंसी बहुत मेन है। ये नहीं है कि सिर्फ आप सोचते हैं और आप उस तरीके का हार्ड वर्क नहीं करते तब भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ नहीं है। तो आप अपनी चीज़ों को आप अपने आप पे बिलीव कीजिए, किसी की ज़्यादा बातें मत सुनिए आप, ठीक है, और सही डायरेक्शन में शुरू कीजिए और थोड़ा रिसर्च करिए उसके बारे में। ऐसा नहीं है कि बिना डायरेक्शन की कोई चीज़ स्टार्ट मत करिए, थोड़ा रिसर्च करिए। अपने सारे कहते हैं ना कि मैदान में निकलिए तो हथियार के साथ निकलिए, वो वाली बात है। प्रिपेयर रहिए अपनी तरफ से और आप करिए, और आप जो कर रहे हैं आपको देखिए एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। अच्छा मैम, अगर कोई व्यक्ति है जो आपके मिशन से जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है?
तो सर वो सबसे पहले तो हमारा एनजीओ विजिट करे। दूसरा ये कि काफ़ी पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसा है जो शायद रेगुलरली पढ़ाना चाहते हो। कोई वो वॉलंटियरली अगर जुड़ना हाँ चाहता हाँ जी, है। वॉलेंटरली। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास वीकली टाइम होता है, उन्हें लगता है कि मुझे डांस बहुत अच्छा आता ये है। बहुत से लोग हैं ना, मैं देखा है ना हाँ कि जी, वो हाँ चाहते हैं जी, कि हाँ मैं जो कुछ कर सकता हूँ हाँ वो अपने तरफ से मैं कर लूँ। हाँ 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 जी। तो वो मतलब आप जिस तरीके से भी आप पढ़ा के कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं मैं पूरे वीक नहीं आ सकता, या मैं महीने में एक से दो बार आ सकता हूँ, तो आप तब भी आ सकते हो। आपको लगता है कि मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, मैं बच्चों को ये सिखा सकता हूँ। आपको लगता है कि जो भी आपका टैलेंट, जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा है आप में और इसको मैं ईजिली बच्चों को सिखा सकता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास जैसा टाइम हो, ज़रूरी नहीं है कि आप डेली आना पड़े, जिस तरीके का भी टाइम हो आप आएँ और मतलब आप एनजीओ में कंट्रीब्यूट कर सकते हो उस तरीके से। अच्छा मैम, आपके हिसाब से एजुकेशन सोसाइटी को चेंज करने में क्या भूमिका निभाती है? सर एजुकेशन से ही आपका माइंडसेट चेंज होता है। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच पाते हो। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम यहाँ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डिग्री लेने की बात नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन इज़ डिफरेंट। एजुकेशन से ही डिग्री निकली है, पर यहाँ डिग्री की बात नहीं हो रही है। एजुकेशन आपका माइंडसेट चेंज करता है, ठीक है, आपको एक्सपोजर देता है बहुत सारे। आप हर तरीके से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो, ग्रूम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सिलेबस पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अपनी बात कहना भी सीख रहे हैं। आप लिख रहे हैं तो आप राइटिंग भी सीख रहे हैं कि आप जो जो पढ़ रहे हो उसको कैसे एक डिफाइंड वर्ड्स में, कहा जाता है कभी कभी कि 30 वर्ड्स में लिखिए, 100 वर्ड्स में लिखिए। तो ये भी टैलेंट है कि कम शब्दों में आप अपने विचारों को कैसे बता पा रहे हो हर चीज़। तो आप सिलेबस नहीं पढ़ रहे हो, आप उसके साथ इतनी सारी स्किल्स सीख रहे हो, ठीक है, आप कॉलेज में जाते हो, आप अपने फ्रेंड्स बनाते हो, ये भी एक स्किल है। हमें सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी में मिल के रहना है, लोगों से जुड़ के रहना है। कभी कभी हमें उनकी कुछ चीज़ें टॉलरेट करनी पड़ती हैं, कभी कभी तो बिहेवियर भी सीखते हो आप। तो आप एक चीज़ नहीं सीख रहे हो, आप हज़ारों चीज़ सीख रहे हो। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एजुकेट नहीं कर रहे हो खुद को, तो आप बहुत सारी चीज़ों से खुद को वंचित कर दे रहे हो। आप बहुत सारी चीज़ों से मतलब अपने आप को अलग कर दे रहे हो, आप मेन स्ट्रीम से अलग कर देते हो खुद को। वो बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आने वाले 5 वर्षों में अगर आप अपने संगठन को कहाँ दिखना चाहती हैं? सर मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा स्कूल खोलूँ जो बिल्कुल जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी हो, ठीक है, और वो कहने के लिए ना हो। ऐसा नहीं हो कि बच्चे हमसे आए हो, हमने हमारे सामने तो उन्होंने सब कुछ किया और हम जैसे ही मुड़े तो वो वैसी ही चीज़ें करने वाले। हम वो सिखा पाएँ, हम एजुकेशन की सही भाषा सिखा पाएँ उन्हें कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ना है, इसलिए नहीं है, वो तो आप घर में भी ट्यूशन से भी पढ़ा सकते थे। स्कूल आना क्यों इम्पॉर्टेंट है, साथ में पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें सिखा पाएँ। साथ में उन्हें इन्वायरमेंट की चीज़ें सिखा पाएँ कि ये आप जहाँ पे रह रहे हो उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हो। और उनको सबसे ज़्यादा ये है कि फ्यूचर में वो जो करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई स्किल प्रोवाइड कर पाए कि वो आगे जाके जो भी उनका विज़न है उसके लिए तो इतनी स्किल प्रोवाइड कर सके कि हाँ, उन्हें अपने आप पे बिलीव हो जाए कि हम ये जो करना चाहते हैं वो अगर मेरे में इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम कर पाएंगे सर जी। और एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा, आप कह रहे थे ना कि यंगस्टर के लिए क्या मैसेज है, एक चीज़ है कि आप सक्सेस स्टोरी बनाइए अपनी। कोई भी आपके जो आसपास लोग हैं वो ये ना कहें आपसे कि देखा वो भी कुछ नया करने गया था, नहीं कर पाया, ये मत करिए। आप इतना हार्ड वर्क करिए, इतनी चीज़ें करिए कि कभी भी अगर आपका नाम लिया जाए तो आपकी वजह से ना किसी और को रोका नहीं जाए कि देखो वो भी कुछ करने गया था ना, नहीं कर पाया ना, तो वो ना हो। तो आप इतना तो करिए, अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो मतलब कहते हैं ना, झोंक दीजिए खुद को और सक्सेस स्टोरी बनाइए कि आपके पीछे जो 10-20 लोग जो आपकी वजह से इन्फ्लुएंस हो तो वो बता सके कि वो कुछ नया करने गए थे ना, देखो करके पता नहीं है कि आप वो पर्सन बन चुकी हैं। जब लोग आपको भी देखते होंगे तो उन्हें एक इंस्पिरेशन मिलती होगी कि अगर मैम कर सकती हैं, मैम कर रही हैं और आगे करना चाहती भी हैं तो मैं क्यों नहीं। शिवांगी मैम, आज आपने हमें ये महसूस कराया कि शिक्षा सिर्फ किताबों का
ज्ञान नहीं बल्कि जीवन बदलने का एक शक्ति है। और आपके फाउंडेशन के माध्यम से आज जो काम कर रही हैं ना, वह सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं बल्कि उन्हें एक नए आत्मविश्वास, सम्मान और भविष्य देना है। तो मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए और अपनी जो बातें हैं, जो आपने हमें बताई हैं, उन सब के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मेरी बात कहने का आपने यहाँ पर मौका दिया और मेरे संस्थान के बारे में बताने का जो आपने मुझे अवसर यहाँ पे दिया है। थैंक यू Thank you. मच सर, थैंक यू।